हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की थी, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी। फिर हमने डिफरेंस किया था बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था कि एक बेसिक सेटअप, किसी पर्टिकुलर टेक्निक का नहीं, एक बेसिक सेटअप किया था कि कैसे हम किसी का भी स्पेक्ट्रा नोट करते हैं। और एक टॉपिक पढ़ा था सिग्नल टू नॉइस रेशियो के बारे में। आज हम इन्हीं बेसिक टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं था, ऐसे रिजॉल्विंग पावर भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की। स्पेक्ट्रोमीटर वो होता है ना जिससे हम किसी का भी स्पेक्ट्रा नोट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो रिजॉल्विंग पावर किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की क्या होती है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन बैंड्स और वेरी क्लोज टू स्पेक्ट्रल लाइंस। हमने पिछली बार बात की थी लाइंस एंड बैंड स्पेक्ट्रा की। लाइंस में हमने कहा था ना इस तरह की सिंगल लाइंस आती है, ठीक है। बैंड में क्या होता है? क्लोजली पैक लाइन होती है, इतनी क्लोज लाइन होती है, इससे भी ज्यादा क्लोज, जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? बैंड का। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी एबिलिटी है इन बैंड की लाइंस के बीच में डिफरेंशिएट करने की, उसे हम उसकी कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। वो हमारी क्या चाहिए? रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर के लिए हम यहाँ पे कहते हैं कैसे, इसमें जैसे डिस्पर्शन होता है ना प्रिज्म से, कुछ इस तरह से हम इसे क्या करते हैं? नोट करते हैं। इस रिजॉल्विंग पावर को हम आर से डिफाइन करते हैं। आर इज रिजॉल्विंग पावर विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। अब दोनों लाइंस बहुत क्लोज है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, दैट इज डी लैम्डा। तो ये रेशियो है किसकी? लैम्डा ओवर डी लैम्डा की। मीन्स एक की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। दूसरे की वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। वेरी स्मॉल बिकॉज लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलर वे में हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, म्यू और म्यू प्लस डी न्यू। वेव नंबर भी ले सकते हो, वी बार और वी बार प्लस डी वी बार। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आइदर इन द टर्म ऑफ वेव लेंथ और इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन द टर्म ऑफ वेव नंबर। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जैसे मैंने इसे इस फॉर्म में लिया, आप इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी ले सकते हो और वेव नंबर की फॉर्म में भी ले सकते हो, तीनों फॉर्म में। ठीक है, किसी में भी लो, चाहे वेव लेंथ की फॉर्म में लो, चाहे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लो, चाहे वेव नंबर की फॉर्म में लो। करना क्या है? दो लाइंस क्योंकि वो बहुत क्लोज है तो उनका जो दूसरा चेंज होगा वो क्या होगा? बहुत स्मॉल, आइदर डी लैम्डा, डी न्यू और डी वी बार। ठीक है, तो ये हमारी टर्म क्या है? इनकी रेशो आ जाती है हमारे पास आर, यानी कि रिजॉल्विंग पावर। उनकी रेजोल्यूशन कितनी है, कितना वो रिजोल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रिज्म से डिस्पर्शन करते हैं, कुछ इसी तरह से इसे करेंगे। हमने यहाँ के लिए एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है। दो लेंस लेंगे, एक L2 और एक मैं इधर लगाऊंगी, दैट इज L1। वेरी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी तो कुछ इस तरह से उनका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होना चाहिए। जैसे प्रिज्म से डिस्पर्शन होता है, कुछ इस तरह से इसमें होगा। तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन थी, बैंड आ गया, बैंड की जो लाइन थी, नंबर ऑफ लाइंस, उसने इसमें क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। एक की आ गई लैम्डा, दूसरे की क्या आ गई? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ठीक है,
और इसी रिजॉल्विंग पावर को इन फॉर्म ऑफ आर इस तरह भी लिखते हैं, बी इंटू डी एन ओवर टी लैम्डा। ये जो बी है ये जो प्रिज्म है इसकी बेस लेंथ है, बी क्या है, बेस लेंथ, इसकी जो हम प्रिज्म यूज करेंगे उसकी बेस लेंथ, ठीक है, इक्वल टू डी एन अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। कितनी लाइन्स आ गई हमारे पास, वो चेंज ओवर डी लैम्डा, ठीक है। जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर हाई होगी उसका मतलब उसकी डी एन बाय डी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, हाई। जितनी ज्यादा ये वैल्यू हाई उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। लाइंस के बीच में डिफरेंशिएट करना, तो कई बार हमारे पास ना इस तरह की लाइंस आती है, इस तरह से पीक्स आ जाती है, एक ये पीक एक ये पीक, ये दो अलग अलग है, एक ये लाइन है एक ये अलग है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास अलग अलग इनकी लाइंस होगी कि एक लाइन ये है और दूसरे की लाइन ये है, इस तरह से। ये क्या होगी हमारी रिजॉल्विंग पावर, कि जो मर्ज आ रही है ना वो कुछ इस तरह से। तो इसे डिफरेंशिएट करके अगर स्पेक्ट्रोमीटर जितना दिखा सकता है वही उसकी क्या है, रिजॉल्विंग पावर। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप की मीटर की कितनी एबिलिटी है कि वो लाइंस को इस तरह से क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, कोई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, तो आपको पता होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। अब इसी में हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रस की, तो उसमें बात करते हैं पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। ने बात की थी ना पीछे एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल, वाइब्रेशन, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे बॉर्न हॉफनियर अप्रोक्सीमेशन। ये कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज बॉर्न हॉफनियर अप्रोक्सीमेशन। लास्ट में हमने पीछे बात की थी लेवल्स की, बड़े लेवल इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर वाइब्रेशनल, उसी के अंदर रोटेशनल, उसके अंदर ट्रांसलेशनल। तो सबसे छोटे क्या थे, ट्रांसलेशनल। तो पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। कि क्या होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो आए ट्रांसलेशंस की वजह से, एक मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांसलेशंस हो रही है उनकी वजह से, मींस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ट्रांसलेशंस होंगी ना, एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन क्या, वाई में क्या, जेड में क्या, सेंटर और ग्रेविटी की वजह से जो ट्रांसलेशंस होंगी उसकी वजह से जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। उसके बाहर थे हमारे रोटेशनल, तो उनकी आ गई रोटेशनल एनर्जी। अब ये रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी आती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है। उनकी क्या रोटेशन है, अब रोटेशन अपने में तो नहीं गी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी जिसमें हो, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे है, ठीक है, तो इसकी रोटेशन ऐसे होगी, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से। तो इनकी रोटेशन क्या आएगी, परपेंडिकुलर एक्शन। उनकी रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी दैट इज रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, ड्यू टू एंड फ्रो मोशंस, यानी टू एंड फ्रो, वाइब्रेशंस की वजह से टू एंड फ्रो मोशन, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या, एब्जॉर्प्शन की वजह से आएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मींस लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कहाँ जाएगा, हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, तो जो एनर्जी चेंज आएगा वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्लियर। तो हमारे पास आ गई ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक, 4 टाइप की एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बॉर्न ऑफनियर अप्रोक्सीमेशन की। तो बॉर्न ऑफनियर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल की मैं एनर्जी निकालता हूं दैट इज E विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मैंने अभी इनके इससे कोई और सिंबल नहीं है, जैसे R, वैसे रोटेशनल का सिंबल J होता है, अभी हमने R से रिप्रेजेंट किया। T रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल, R रिप्रेजेंट रोटेशनल, V वाइब्रेशनल एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो टोटल इनका क्या हो गया, सम हो गया। अब देखो पीछे मैंने लेवल्स बनाए थे, तो सबसे बाहर थे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर थे हमारे, पहले वाइब्रेशनल आएंगे, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल के अंदर हमारे क्या थे, रोटेशनल, रोटेशनल के अंदर हमारे क्या थे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वो ठीक था जो पहले लिखा था।
ठीक है। सबसे बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के बाहर आएंगे वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन के बाद आएंगे रोटेशनल, रोटेशन के बाद आएंगे ट्रांसलेशनल, ठीक है। इसी तरह से तो जब ट्रांसलेशनल तक आते हैं तो अब हमारी लाइन से इतनी ज्यादा क्लोज आती है कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उनकी एनर्जी भी हमारे लिए एक तरह की नेग्लिजिबल हो जाती है। कोई सम हो भी तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम यहाँ से ईटी की एनर्जी को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा स्मॉल आते हैं, नेग्लेजिबली स्मॉल, इसीलिए हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई ऑफ रोटेशनल, ई ऑफ वाइब्रेशनल, ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मेरी क्या है, बॉन्ड ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ एनर्जी पता लगी, 4 टाइप की एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। हमने ट्रांसलेशन को क्यों निग्लेक्ट किया, बिकॉज एनर्जी इतनी ज्यादा क्लोज आ रही थी कि हम उससे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई हमने उसे क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, और हमारे पास रेस्ट ये एनर्जी बन गई, जिसे हमने नाम दिया बॉन्ड ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन। कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है व्हाट इज बॉन्ड ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन, तो आप पहले ये बताएंगे, फिर बताएंगे ट्रांसलेशन क्यों निग्लेक्ट की, उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे। डन। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी की, इनकी एनर्जी की वजह से इनका स्पेक्ट्रा भी आता है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। ठीक है। अब देखो मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से पहले मॉलिक्यूलर एनर्जी की, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी में मुझे पता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक की, किससे, वाइब्रेशनल से, वाइब्रेशनल से ज्यादा किसकी ज्यादा होगी, रोटेशनल से, रोटेशनल से कौन होगा, ट्रांसलेशन। तो सबसे कम एनर्जी किसकी आती है हमारे पास, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल की वजह से जो स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा। बट क्योंकि ये लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होती है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए, कॉन्टिन्यूस लाइन से आई जा रही है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसीलिए हम इसे कॉन्टिन्यूअस कंसीडर करते हैं, और अपने जब हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं उस टाइम पर हम ट्रांसलेशन को निग्लेक्ट करके चलते हैं, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है, लाइन्स आनी ही आनी है, ठीक है। अगर रोटेशन होगा तो हमें पता है ट्रांसलेशन ने होना ही होना है, इसीलिए इसे यहाँ से हम निग्लेक्ट करके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्पेक्ट्रा कौन सा आ जाता है, रोटेशनल का। रोटेशनल का स्पेक्ट्रा आ गया हमारा फर्स्ट, यानी कि प्योर रोटेशनल, या फिर दूसरा नाम इसका है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। ठीक है। अभी हमने बात किया ये क्यों आएगा, ड्यू टू द रोटेशन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस, उनके एक्सिस के परपेंडिकुलर उनकी क्या रोटेशन है, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब हमने यहाँ बात करनी है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, ठीक है। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है इसको हम जनरली फार IR रीजन में पढ़ते हैं, और दूसरी बात में कह सकते हो, और या फिर कह लो माइक्रोवेव रीजन, हमने पीछे पढ़े थे ना, इसमें पढ़ा जाता है, या तो फार IR बोल लो या माइक्रोवेव रीजन, इसमें हम इसे पढ़ते हैं। इसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू होती है वो आपने याद रखनी है 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर इज 1/λ, लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें जनरली इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा हमारे पास ऑब्टेन होगा वो होगा रोटेशंस का, यानी इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो रोटेशंस में होगी। रोटेशन लेवल बनाए थे ना, बड़े इलेक्ट्रॉनिक, उनके बीच में वाइब्रेशन, उनके बीच में जो रोटेशन थे ना, उन रोटेशंस की बात हो रही है। उनके बीच में जो है ना, एक रोटेशन से दूसरे रोटेशन लेवल में जब ट्रांसफर होगा उसे हम बोलेंगे उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। डन। अब सेकंड पे आते हैं, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब वाइब्रेशनल तो होना ही है, वाइब्रेशन के अंदर कौन है, रोटेशन वाले, तो वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी तो पॉसिबल है, तो हमारा सेकंड बन गया वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। मीन्स ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगी, एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन लेवल तक जो ट्रांजिशन होगी उसकी वजह से जो लाइन आएंगी दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। बिकॉज वाइब्रेशन के अंदर क्या है, रोटेशंस भी हैं, रोटेशन लेवल भी हैं, तो उन्हें भी कवर अप करेगा, इसलिए क्या बन गया हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू होती है वो हाई होती है, 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्लियर। इसके अंदर क्या आएंगी, रोटेशन के साथ साथ क्या आ जाएंगी, वाइब्रेशंस।
जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है ये हमारा IR रीजन है, और इसीलिए इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। IR आपने पढ़ा हुआ है ना, जो IR में हम पढ़ते हैं रीडिंग्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन, मेन रीजन, बिल्कुल वैसा ही इसमें होता है हमारे वाइब्रेशन वाले में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट थर्ड, वाइब्रेशन के बाद कौन से लेवल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या फिर कह लो बैंड स्पेक्ट्रा, ये तो हमने पहले भी बात की ना, ऊपर वाले लाइन है, नीचे वाले बैंड है। बैंड क्यों? क्योंकि इतनी सारी लाइंस आ जाती हैं, हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो क्या बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम दूसरी टर्म में बोलते हैं बैंड्स। इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन होगी एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक जो ट्रांजिशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये हमारा आता है यूवी रीजन में, विजिबल एंड यूवी रीजन, विजिबल एंड यूवी रीजन, ठीक है। जो विजिबल होता है 25 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, और ये वाला 25,000 से लेके हमारा 70,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, ये वेव नंबर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विजिबल एंड जो हमारा यूवी रीजन है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रा। दूसरा नाम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अंदर क्या है, रोटेशन, रोटेशन के अंदर क्या है, ट्रांसलेशन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक से दूसरे में जाना मीन्स इन सारे लेवल्स को कवर अप करना। तो इतनी सारी लाइंस आती हैं जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा ना रह के क्या बन जाता है, बैंड स्पेक्ट्रा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ इज रमन। रमन इनसे डिफरेंट है, ठीक है। अभी तक हम अब्जॉर्प्शन एमिशन की बात करेंगे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी सैंपल पे जब लाइन फॉल करेगी, तो इसकी स्कैटरिंग के बाद हमारे पास 3 तरह की लाइंस आती है, स्टॉक, एंटी स्टॉक और जो रेले स्कैटरिंग वाली लाइन होती है, ठीक है। जब हम इसे लास्ट में करेंगे रमन स्पेक्ट्रा को कंप्लीटली डिटेल में। ये जनरली स्कैटरिंग हमारी विजिबल रीजन में होती है। विजिबल रीजन मैंने अभी तक ऊपर भी लिखा था ना, जिसकी रेंज कितनी थी, जैसे 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी, ठीक है। तो ये कहाँ पे आती है, हमारे विजिबल रीजन में। ये कहाँ पे है, रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसके साथ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होती है उसे बोलते हैं रमन फ्रीक्वेंसी। ये स्कैटरिंग है, बाकी अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट की बात हो रही है, इसमें लाइट की स्कैटरिंग की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट में से डिटेल में पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रा को भी। नेक्स्ट फिफ्थ इज NMR। NMR अभी आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में। NMR की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन्स की वजह से, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हायर अप स्पिन डाउन स्पिन होती है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। ये जनरली हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में होता है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, 5 से 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसमें हम एक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है आइदर वो तो उसको अपोज करती है या उसको रेनफोर्स करती है। रेनफोर्स ना, अगर वो इस फील्ड में है तो सारे इस फील्ड में है तो रेनफोर्स हो गया, अगर अपोजिट है तो उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास आता है NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसी में एक होता है ESR अभी आप MSc वगैरह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, ये न्यूक्लियस की वजह से होता है। यहाँ आती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसकी वजह से होता है, ये जनरली माइक्रोवेव रीजन में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये ESR है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये उसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से आता है, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है ESR। तो ये थे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसमें से हमें अभी रोटेशनल जो हमने पीछे करा, वाइब्रेशनल प्योर भी पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेशनल रोटेशन पढ़ेंगे तीसरा, फिर हम पढ़ेंगे रमन, ठीक है। यूवी नहीं है, यूवी हम पिछले पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही आता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये थे स्पेक्ट्रा। अब आते हैं स्पेक्ट्रा में ही नेक्स्ट सिलेक्शन रूल पे। अब सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, ठीक है, मैंने कल भी बात की थी कि जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, कुछ लिमिटेड ही ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करेंगी, जो सिलेक्ट हो जाएंगी वो हमारा पॉसिबल हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन रूल। अब ट्रांजिशन होनी क्या है, एब्जॉर्प्शन है या एमिशन है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक उसने जाना है, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं जो अलाउड होती है, कुछ होती है जो रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। अगर मैंने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रिस्ट्रिक्शन होने के बाद जो ट्रांजिशन हो रही है उन्हें हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। और जब रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो पॉसिबल नहीं है उन्हें हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। दो तरह की होगी, एक अलाउड और दूसरी क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है, दो तरह की। क्लियर? अलाउड जो रूल्स के साथ चल रही है, जिन पे रूल लगाया उन्होंने रूल को फॉलो किया और तब वो ट्रांजिशन हुई, दैट इज अलाउड ट्रांजिशन। जिन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया और उसके बाद हो रही है वो हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है। क्लियर? अलाउड और फॉरबिडन समझ आ गया। अब इसी में होता है एक ग्रॉस सिलेक्शन रूल और एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। एक होता है स्पेसिफिक। अब देखते हैं क्या होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल और क्या होता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ठीक है। पहले बात करते हैं ग्रॉस सिलेक्शन रूल की। ग्रॉस सिलेक्शन मीन्स एक पूरे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप स्पेक्ट्रा पे लगेगा, दैट इज ग्रॉस स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स एक स्पेसिफिक पे, ये पूरे मॉलिक्यूल पे हो गया ओवरऑल, ये किसी स्पेसिफिक पे मीन्स रोटेशन की बात करो, ठीक है। मैं कहती हूँ रोटेशन के केस में डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ यही पॉसिबल है, मीन्स 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये पॉसिबल है, दूसरे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। +1 इज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड -1 इज फॉर एमिशन। सिमिलर वे वाइब्रेशन के लिए ले लो, वाइब्रेशन के लिए मैं कहती हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 पॉसिबल है। +1 इज फॉर एब्जॉर्प्शन, -1 इज फॉर एमिशन। तो ये पर्टिकुलर एक के ऊपर लगे ना, आइदर रोटेशन पे या वाइब्रेशन पे या रोटेशनल वाइब्रेशन पे लगा लो या इलेक्ट्रॉनिक पे, ठीक है। ये ग्रॉस है, ये जर्नल है सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, जो उसे फॉलो करने में, ठीक है, कि आखिर इसके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा आ जाए, दैट इज ग्रॉस सिलेक्शन रूल। और जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे लगेंगे, दैट इज स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। क्लियर? या तो हो गया सिलेक्शन रूल हमारा। इसकी बात अब बात करते हैं विड्थ एंड इंटेंसिटी की। स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आने वाली है उनकी विड्थ, ठीक है। एक होता है विड्थ और एक टर्म है इंटेंसिटी। पहले टर्म समझ लो, विड्थ क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है। विड्थ मतलब कितनी ब्रॉड या कितनी शार्प है। विड्थ का मतलब है शार्प लाइन आ रही है और ब्रॉड लाइन आ रही है, ठीक है। ब्रॉड, शार्प और ब्रॉड। शार्प समझते हैं ना, शार्प लाइंस इस तरह से, ब्रॉड इस तरह से फैली हुई लाइंस, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी वीक है। स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है या वीक लाइन आ रही है, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। शार्प आ रही है, ब्रॉड आ रही है, मीन्स हम उसकी विड्थ की बात करें। लाइन स्ट्रॉन्ग आ रही है या वीक आ रही है, मीन्स हम उनकी इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विड्थ की। जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनकी विड्थ कैसे होती है, ठीक है। विड्थ की बात करें, अब विड्थ मतलब लाइन शार्प है या फैली हुई आ रही है, इस तरह की लाइन स्ट्रेट शार्प सी आ रही है या फैली हुई लाइन आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन फ्रीक्वेंसी या एब्जॉर्प्शन के बीच में, तो या तो ऐसा पीक आ सकती है, और एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन के बीच में, तो मेरे पास कुछ ऐसी पीक आ सकती है, ठीक है। तो इसकी विड्थ नहीं है, नो विड्थ, इसकी कुछ विड्थ एग्जिस्ट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा विड्थ की आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, शार्प विड्थ की। तो लाइन की विड्थ आएगी नहीं आएगी, मीन्स लाइन विड्थ वाली होगी या शार्प होएगी, ब्रॉड होएगी या शार्प होएगी, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उसमें से एक फैक्टर है हमारे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग, डॉपलर
एक इसमें आता है लाइफ टाइम। दो टर्म है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग और लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉपलर ब्रॉडनिंग की। ठीक है, अब ये क्यों होती है? ये होती है टर्म डॉपलर इफेक्ट की वजह से। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट जनरली गैसियस स्टेट में पढ़ा जाता है। गैसियस स्टेट में पढ़ने का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं, एक होता है ऑब्जर्वर, ठीक है, जिसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करना है, वो होता है हमारा ऑब्जर्वर जो रीडिंग को ऑब्जर्व करेगा। तो डॉपलर इफेक्ट में जो हमारा ऑब्जर्वर होता है जिसने रीडिंग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल की रीडिंग ऑब्जर्वर के कितने क्लोज है और कितने उससे अवे है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जनरली इसे गैसियस स्टेट में पढ़ा जाता है। तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी पढ़नी है जिस भी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो मूविंग अवे है अवे टू द ऑब्जर्वर है या टूवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है रीडिंग फ्रीक्वेंसी की। दैट इज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेंटर में खड़ी हूं, दूर से एक लगा लो रेल आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, उसकी जो साउंड होगा दूर से मुझे हल्का सुनाई देगा। जैसे 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 वो मेरे पास आती जाएगी, जब वो बिल्कुल मेरे सामने होगी उस टाइम पर मुझे उसका साउंड सबसे ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, पीक हाई हो गई, पहले कम था फिर हाई हो गया। उसके बाद जैसे ही वो और दूर जाती गई, क्रॉस कर गई ना मेरे को, जैसे ही क्रॉस कर गई साउंड फिर से कम सुनाई देने लगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर ब्रॉडनिंग को हम की जो फ्रीक्वेंसी है उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बार से, न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू बाय सी। इससे ये जो न्यू है ये हमारे पास है जो हमारी एमिटेड फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी है। सी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन की है ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये एमिटेड की फ्रीक्वेंसी है और ये ऑब्जर्वर ने नोट की। तो ये होती है हमारे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग। दूसरी टर्म है हमारे पास लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। जो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग होती है, डॉपलर तो किस में आई? गैसियस स्टेट में। ये तीनों के केस में है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ सैंपल यूज हो सकते हैं इसमें। उसमें सिर्फ गैसियस सैंपल यूज होते हैं, इसमें ऑल टाइप ऑफ सैंपल कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। ठीक है, हमें पता है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है जो टाइम के साथ होती है, चेंज विद टाइम, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें टाइम वाला फैक्टर आता है उसकी। ठीक है, तो टाइम के साथ यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू क्या होगी इसकी, चेंज होती रहेगी, हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर पे निकालना मुश्किल है तो हम एक लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग ले लेते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम यानी एवरेजिंग वैल्यू, एक पर्टिकुलर पे ना निकाल के अलग अलग पे निकाल के उसका टो ले लेते हैं, तो हमारी होती है एवरेजिंग वैल्यू। ठीक है, इस टो की जो वैल्यू होती है, एवरेज कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उसे स्टडी किया, फिर आपने उसे दूसरे पे स्टडी किया, फिर आपने तीसरे पे स्टडी किया। ठीक है, उसका एवरेज ले लिया, दैट इज टो। तो अब हम निकालेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई टो, इसके बराबर। ठीक है, टो क्या है, वो एवरेजिंग वैल्यू है जो हमने नोट करनी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। ठीक है, लाइफ टाइम के लोग हैं, जितनी भी वैल्यूज लेनी है उन सारों का एवरेजिंग लो और वहां से उसे नोट कर लो। ठीक है, तो विड्थ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग क्या है और उसका डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की बात है, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी क्या है कि लाइंस कितनी वीक आने वाली है और कितनी स्ट्रॉन्ग आने वाली है, दैट इज इंटेंसिटी ना। अब ये इंटेंसिटी जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? पहले तो डिपेंड करेगी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे। पॉपुलेशन मींस कितने मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पे हैं उनकी पॉपुलेशन पे। ठीक है, सेकंड डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट।
जो मैं लाइट डाल रही हूँ उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे हमने सिलेक्शन रूल की बात की उस चीज में, ठीक है। पहली ग्राउंड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा उसकी क्या होगी, चांसेस होंगे हायर में जाने के। सेकेंड चीज स्ट्रेंथ कितनी है, मैं लाइट जो डाल रही हूँ वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं कि वो ट्रांजिशन कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिलेक्शन रूल की। वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर फॉलो कर रही है तो उसके चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे होने के, यानी अलाउड। और अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो वो कौन सी होगी, हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास तीन तरह की लाइंस ऑब्टेन होती हैं, तीन तरह के अब्जॉर्प्शन एमिशन आते हैं। एक होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस, अब इनमें फर्क देखो। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है स्टिमुलेशन, इसे हिंदी में हम बोलते हैं उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना वर्ड मतलब कोई चीज होगी जिससे ये इनिशिएट करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगी, इन्हें शुरू करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, दैट इज स्टिमुलेटेड। ऐसा ऑब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ऐसा एमिशन भी हो सकता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स इमीडिएट होने वाला, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे मैं इन्हें ड्रॉ करूं, इन्हें 1, 2 और 3 के नाम से ले रही हूं मैं। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे मोलिक्यूल है मेरा, ठीक है। लाइट इसके ऊपर फॉल करी और तब वो एक्साइट हुआ। हमने उसे स्टार्ट करना ना, खुद तो नहीं हुआ वो, अब किया ना स्टार्ट, दैट इज स्टिमुलेटेड। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, एब्जॉर्प्शन हुई। अब वो हायर पे गया, हायर पे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम उस पर फोर्स लगाएंगे और वो नीचे आए, तो ये क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। लाइट के एमिट हुई, एमिशन। ये इमीडिएट है, ठीक है, दैट इज थर्ड, स्पॉन्टेनियस। देखो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो हमेशा स्टिमुलेटेड ही होगा क्योंकि उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, वो एब्जॉर्ब करेंगे तभी हायर पे जाएंगे, ठीक है। अब इमिशन दो टाइप का हो सकता है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएटली। अगर ग्राउंड हायर स्टेट क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। अगर वो अनस्टेबल है तो वो जहां पर ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, इमीडिएटली आ गया तो स्पॉन्टेनियस। बट कुछ टाइम रुका और किसी फोर्स के थ्रू वो नीचे आया, हमने लाइट फॉल कराई तब वो नीचे आया ग्राउंड स्टेट पे, तब क्या है, स्टिमुलेटेड। ये क्या है, दोनों एक्साइटेड स्टेट की बात है। इस केस में जो एक्साइटेड स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, इज अनस्टेबल। इसमें भी अनस्टेबल है, ठीक है, बट लिटिल बिट स्टेबल भी है, ठीक है, स्लाइटली स्टेबल। इसमें थोड़ी सी स्टेबल थी, तभी वो थोड़ी देर वहां पे रुक गया तो उसे फोर्सफुली नीचे लाना पड़ा, इसीलिए वो क्या हो गया, स्टिमुलेटेड। मुझे कुछ ना कुछ यूज करना पड़ा बाहर से, तभी जाकर एमिशन हुआ, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। इस केस में मॉलिक्यूल ऊपर गया, हायर स्टेट वैसे ही अनस्टेबल थी तो इमीडिएटली वापस आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो ये क्या है, इमीडिएट अपने आप आ गया, दैट इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में हम ट्रिपलेट और सिंगलेट की बात करते हैं। जनरली जो ट्रिपलेट स्टेट होती है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। तो यहाँ पे उनकी बात है जिससे हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, क्या होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। पहली पॉपुलेशन क्या है ग्राउंड स्टेट की, कितने मॉलिक्यूल्स है ग्राउंड स्टेट में, तभी एक्साइटमेंट होगी। सेकंड जो मैंने लाइट उसके ऊपर फॉल कराई है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड थर्ड उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी मीन्स वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा टर्म इंटेंसिटी, ठीक है। इसी में कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा टॉपिक नहीं है, पर आप लोगों ने कई बार पढ़ा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जनरली 2 फॉर्मूले से निकालते हैं, एक होता है 3n-5 और 3n-6, ठीक है। एक हमारी होती है लीनियर के लिए और एक होती है हमारी नॉन लीनियर के लिए। ये पता होना चाहिए बस कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स उसके पास कितनी फ्रीडम है मूवमेंट की, ठीक है।
कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना वो मूव कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, मतलब इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल मास पॉइंट्स। कितने हमें कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है उसे डिफाइन करने के लिए, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये 5 और 6 कैसे आता है, हमने बात कर लिया ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल की। ये एक तरह के वाइब्रेशनल मोशन है। अब एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, एन ले लो जनरली, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड, तो 3n हो गए, एन लिए तो 3n हो गए। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं, 3n। ठीक है, उसमें 3 तो ट्रांसलेशनल होंगी अगर लीनियर है, नॉन लीनियर है तब भी ट्रांसलेशनल तो 3 है क्योंकि तीनों एक्सिस पॉसिबल है, एक्स वाई जेड। अगर लीनियर है, लीनियर मतलब 2 एक्सिस एक्स वाई में, तो उसकी रोटेशन तो 2 में ही पॉसिबल होगी। अगर वो नॉन लीनियर है तो उसकी रोटेशन तीनों में, एक्स वाई जेड तीनों में पॉसिबल है, तो 3 आ गए। टोटल कितने थे, 3n, विच इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो 3n में से ये दोनों माइनस हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, वाइब्रेशनल। और 3n में से ये दोनों माइनस हो गए तो क्या गया, वाइब्रेशनल। इसीलिए लीनियर के वाइब्रेशन मोशन 3n-5 होते हैं और नॉन लीनियर के 3n-6। इस फॉर्मूले को हम कई बार यूज करते हैं। लाइक मुझे CO2 दिया है तो मैं नॉन लीनियर है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगी, वाटर गिवन है, अमोनिया गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, तो अब आपको 5 और 6 पता होना चाहिए कैसे है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है। ट्रांसलेशन तो तीनों एक्सिस पॉसिबल है, दोनों केस में तो 3-3 है। रोटेशनल क्योंकि ये लीनियर है तो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 2। इसमें नॉन लीनियर है, तीनों में मूव कर सकता है, तो 3। तो इसीलिए यहाँ पे 3n-5 एंड 3n-6 है। यहाँ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे लाइंस आएंगी, क्या उनका सिलेक्शन रूल है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उसका सेटअप, क्या क्या उनके फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे विद उनके न्यूमेरिकल्स। क्लियर, यहां तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ओके, थैंक यू एवरीवन।